गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना। हमारा अगला टॉपिक अब वो है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम किसी विलयन की सांद्रता जो है व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपका 11th और आगे आपके 12th में भी काफी ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 12th में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 में हमको क्या पढ़ना है, विलयन चैप्टर पढ़ना है या सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, और वहां पे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए हमको इन्हीं विधियों को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, या पुनः पढ़ना है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये बनाना आ जाए। ठीक है, क्योंकि 12th में अनिवार्य रूप से इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे जब भी कंपटीशन एग्जाम भी करेंगे तो वहां पे भी इसके क्वेश्चन जो है अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी विधि है जिसके थ्रू हम किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। उनको बहुत जानना, मतलब उनको जानना बहुत जरूरी है ना। उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो इन विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों को पढ़ने के पहले हम कुछ आपको सिंबल्स बता देते हैं, क्योंकि इन सिंबल्स का ही हम आगे फार्मूला में यूज करेंगे और ये सिंबल आपको पता नहीं होगा तो शायद आपको फार्मूला समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा है ना सिंबल है। तो देखिए आप सभी जानते हो कि जो विलयन होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक विलय और दूसरा विलायक, है ना। जब विलयन के दो भाग होते हैं जनरली, विलय और विलायक। ठीक है, जैसे शक्कर पानी होता है, एक विलयन है जिसमें शक्कर विलय है और पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, तो हम किसी भी विलयन में जो विलय होता है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो विलय के लिए हम सिंबल यूज करते हैं बी। ठीक है, तो यदि आपको विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि में जहां पर भी बी दिखा, बी का अर्थ होगा विलय। ठीक है, और जो विलायक होता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसी प्रकार ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्ट क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मतलब ए फॉर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, मतलब विलायक। ठीक है, और बी फॉर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए डब्लू, डब्लू मतलब होता है वेट या भार। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे क्या लग जाए, डब्लू ए हो जाए। ठीक है, डब्लू ए, तो ए मतलब क्या हो गया, विलायक हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ए मतलब विलायक का भार या विलायक का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब यहीं पे मैं यदि क्या लिख दूं, डब्लू बी लिख दूं। ठीक है, डब्लू बी, तो बी मतलब विलय, तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा ये, विलय का भार या फिर द्रव्यमान। आप लोग क्लियर है ना, उसको कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं एम की बात करूं तो एम मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, है ना, या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं एम ए लिखूं तो क्या बोलेंगे उसको हम, विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु द्रव्यमान, है ना, या आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार यदि मैं एम बी लिख दूं, है ना, तो एम बी लिखूं मतलब आप क्या समझोगे कि ये क्या है, विलय का अणु द्रव्यमान। क्लियर, ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई। आप इसको याद रखो, काफी ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी को हम यदि आगे बढ़े तो आगे आपका आ जाएगा, है ना, एन। ठीक है, और एन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जनरली स्मॉल एन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या का संकेत क्या होता है, एन होता है। ठीक है, और एन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे यदि हम एन बी ले रहे हैं, एन बी मतलब विलय के मोलों की संख्या, है ना, क्योंकि बी आ गया तो एन को मोलों की संख्या बोलते हैं, बी आया मतलब विलय के मोलों की संख्या। तो एन बी मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, तो विलय की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान रखोगे, है ना, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का आणविक द्रव्यमान, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब यदि हम यहीं पर बात करें विलायक के मोलों की संख्या, है ना,
विलायक की मोलों की संख्या मतलब Na, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, है ना, रखने की आवश्यकता नहीं है, WA/FA, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या और ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या, है ना। तो मोलों की संख्या का जब भी आपको क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, यह सूत्र आए तो वहां पे आप हमेशा बता दो कि विलायक, है ना, जिसका भी विलेय चाहे विलायक हो, बोलते ना कि द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, वो है मोलों की संख्या, क्लियर है सबको इतना। उसके बाद याद रखेंगे ई को हम लोग क्या बोलते हैं, ई को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार, ठीक है, समझ में आया सबको। या इसको क्या बोलते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमान बोलते हैं, है ना। ई को हम लोग इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार बोलेंगे या तो तुल्यांकी द्रव्यमान बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो तुल्यांकी भार भी निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो देखिए, है ना, इसको आप लोग क्या करना है, आणविक भार को 2 से, देखिए ई का मान जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो आप आणविक भार को क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये कहलाएगा तुल्यांकी भार। अब देखो यदि आपको विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है ना, तो आप विलेय के आणविक भार को 2 से डिवाइड करना, और यदि आपको विलायक का तुल्यांकी भार निकालना है तो आप विलायक के तुल्यांकी भार को 2 से डिवाइड करना, है ना। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, यहाँ पे हम MP लिखे या MA लिखे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए उसके बाद यदि हमको क्या करना है, विलायक का आयतन निकालना है, ठीक है। देखिए विलायक का हमको क्या निकालना है, चलिए मैं यहाँ ऊपर में लिखती हूँ तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए हमको विलायक का आयतन लेना है ना। तो विलायक का आयतन ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। विलायक का यदि हमको आयतन लेना है तो उसका फार्मूला है, आप विलयन का द्रव्यमान लीजिए, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान लीजिए और इसका आप मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, ठीक है, विलायक के जो भी आपको, है ना, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हो, वाष्प घनत्व हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, विलयन का जो विलयन का टोटल द्रव्यमान होगा उसको आप विलयन के वाष्प घनत्व के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको विलायक का आयतन जो है निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक समझ पाई सबको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि आपको विलयन का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करोगे, आप विलायक के आयतन को वाष्प घनत्व से डिवाइड कर दीजिए, है ना, पक्षांतर से, है ना। तो इसमें दिमाग लगाने की बात है ही नहीं। यदि आपको इसका मान निकालना है तो इसको पक्षांतर कर दो, तो ये यहाँ गुणा में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, विलयन का जो है द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, आणविक भार कैसे निकालते हैं, है ना। तो आणविक भार या आणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, m का मान, है ना। तो मान लीजिए आपको कोई मॉलिक्यूल्स दिया गया है, तो उस मॉलिक्यूल्स में जितने भी परमाणु होते हैं, ठीक है, उन परमाणुओं के द्रव्यमानों का जो योग होता है वही क्या है, अणु द्रव्यमान है। तो क्या लिखेंगे, सूत्र में, है ना, सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, ठीक है। सूत्र में सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाएगा, अणु सूत्र कहलाएगा। जैसे, है ना, हम जैसे में एग्जांपल को भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए NaCl में 2 परमाणु है, एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु। सोडियम का सबको पता है ना, द्रव्यमान 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इसका m क्या आएगा, है ना, सोडियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान क्या आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देखिए 5 3 8 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, ये देखिए 58.5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अणु द्रव्यमान की गणना करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इतना जो संकेत और सूत्र बताया गया वो यदि आपको याद है तो आप आसानी से जो विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के अंतर्गत पहली विधि है शक्ति, है ना। तो ABCD के रूप में मैं काउंटिंग करूंगी, तो पहला हम पढ़ेंगे शक्ति, शक्ति या पावर, ठीक है। तो देखिए विलयनों की जो सांद्रता व्यक्त करने की विधि है उसमें पहली विधि आती है शक्ति,
और हम शक्ति किसको बोलेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे, है ना। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों में मात्रा को शक्ति कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जो शक्ति होता है, मान लीजिए 1 लीटर विलयन है, ठीक है। आप 1 लीटर भी बोल सकते हो या 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आई सबको। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा, है ना, मतलब विलय को हमको किस में लेना है, ग्राम में लेना है, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा को हम उस विलयन की शक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि लिखती हूँ, है ना। यहाँ पे लिखने से क्या हो जाएगा, वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा और फिर आप लोग को देखने में प्रॉब्लम होती है, आप ही लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, उस विलयन की शक्ति बोलेंगे। आप देखिए शक्ति का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल, है ना, इजी है। शक्ति बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए विलय की ग्रामों में मात्रा, ठीक है, किसमें लेना है मात्रा, ग्रामों में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो विलयन का आयतन लिखेंगे, और विलयन का आयतन कितना है ना। तो यहाँ पे लीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लीटर में लेना है विलयन का लीटर में आयतन, है ना। तो ये देखिए बिल्कुल इजी। अब लीटर मतलब कितना लीटर, 1 लीटर, तो 1 लीटर विलयन में, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा को उस विलयन की शक्ति बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखिए शक्ति का मात्रक क्या हो गया, है ना। तो शक्ति का मात्रक जो होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, है ना। तो ग्राम दिया है, तो ग्राम मतलब जी, ठीक है। और क्या लिखा है, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन हमको किस में लेना है ना, लीटर में लेना है। तो लीटर मतलब जानते हो ना, कैपिटल एल, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए ग्राम प्रति लीटर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्राम प्रति लीटर पढ़ेंगे, माइनस लगाया है ना। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। अब यदि आपको लीटर में नहीं लेना है तो आप इसको डेसीमीटर में भी ले सकते हैं, है ना। ये देखिए डेसीमीटर, तो ये घन डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, है ना, प्रति घन डेसीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रति घन डेसीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका पहली विधि है शक्ति। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे प्रतिशत। तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। चलिए उसके बाद दूसरी विधि है प्रतिशत, या है ना। तो जो प्रतिशत होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। तो मैं दोनों को बताती हूँ, है ना, अलग से हम प्रतिशत नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम दूसरा देखेंगे प्रतिशत, है ना। कौन सा प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है द्रव्यमान प्रतिशत। मैं पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। मतलब विलयन के 100 भागों में, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत है तो प्रतिशत मतलब हमको कितना से लेना पड़ेगा, 100 से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय के, ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। किसका, विलय का, याद रखेंगे विलायक का नहीं, ठीक है। तो हमको विलय का लेना है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी। जैसे आप जानते हो यदि हमको क्या करना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत लेना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। देखिए तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत लेना है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका विलय, और इसमें प्रतिशत है तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और नीचे में आपको लेना है विलयन का कुल द्रव्यमान, है ना। तो विलयन जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक विलय और दूसरा विलायक। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, विलायक का द्रव्यमान लेना पड़ेगा और इसमें विलय का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये हो गया विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। तो क्या बोलती है, ठीक है, विलयन के 100 भागों में उपस्थित, देखो ये विलयन है, ठीक है। तो विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, विलय का नहीं निकालना है बल्कि क्या निकालना है, विलायक का द्रव्यमान निकालना है।
ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जो WB है उसको आप WA कर दीजिए, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब हमको देखिए विलायक का जो द्रव्यमान निकालना है वो भी सेम रहेगा, है ना। बस क्या करना है, यहाँ पे विलयन के सहभागी में उपस्थित विलायक के द्रव्यमान को, है ना, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत का समझ में आ गया सबको। ठीक है, यही आपको चेंज करना है। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं आयतन प्रतिशत, है ना। तो आयतन प्रतिशत हमको क्या करना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आयतन प्रतिशत, है ना। आप सभी जानते हो कि आयतन का जो संकेत होता है वो V होता है, वॉल्यूम आयतन। ठीक है, अब देखिए आयतन प्रतिशत किसको बोलेंगे, तो जहाँ पे आप द्रव्यमान बोलते थे उसको हम आयतन बोलेंगे। तो विलयन के सहभागों में उपस्थित, ठीक है, विलयन के सहभागों में उपस्थित विलय के, ठीक है, आयतन को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत बोलेंगे। ठीक है, और उसको करना कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए समझ में आ गया। आयतन का संकेत B होता है, इसलिए जहां जहां पे आपको कैपिटल W दिख रहा है वहां पे आप क्या कर दो, B कर दो। तो ये देखिए ये आयतन प्रतिशत का फार्मूला बन गया। समझ में आ सबको। ठीक है, यही आपको करना है। ठीक है, परिभाषा सेम रहेगा, जहाँ पे आप ग्राम बोलते थे वहां पे आयतन बोलिए। ठीक है, तो ये आप कट कर देंगे और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आयतन लिखोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आयतन प्रतिशत। समझ में आया, यहाँ भी आपको वही लिखना है। तो इस प्रकार से हमने 3 विधियां पढ़ ली, है ना। एक शक्ति, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा, है ना, मतलब दूसरा द्रव्यमान प्रतिशत और तीसरा आयतन प्रतिशत। चलिए उसके बाद हम आगे की विधियां पढ़ते हैं, और आगे की विधि है मोलरता, है ना, मतलब चौथी विधि हो जाएगी डी, और चौथी विधि है मोलरता। ठीक है, और मोलरता का जो संकेत होता है वो कैपिटल M, याद रखिए। ठीक है, मोलरता का संकेत है वो क्या है, कैपिटल M है। तो देखिए मोलरता किसको बोलते हैं, तो इसके लिए मैं पहले फार्मूला लिख देती हूँ, है ना। तो देखिए मोलरता का फार्मूला होता है कैपिटल M बराबर, ठीक है, समझ में आई सबको। कैपिटल M बराबर ये होता है NB इंटू 1000, ठीक है, अपान V। समझ में आया। मोलरता का फार्मूला क्या हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, NB इंटू 1000 अपान V। समझ में आई सबको। अब देखिए मैं हिंदी फार्मूला नहीं लिखूंगी, क्योंकि शायद हिंदी फार्मूला में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, और यदि आपको हिंदी फार्मूला लिखना है तो मैं बोल देती हूँ। देखिए हिंदी फार्मूला क्या है, V मतलब विलेय, N मतलब मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या गुणित 1000, V क्या है, विलयन का आयतन है, अपान V। समझ में आ गया सबको, है ना। विलय के मोलों की संख्या इंटू 1000 अपान V, मतलब विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मोलरता का फार्मूला है। आप हिंदी फार्मूला लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और ऐसा समझ में आता है तो इसी तरह से लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हम क्लियरिफाई करेंगे। तो आप जानते हो NB मतलब WB अपान MB, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया, है ना। तो NB बराबर क्या होता है, आपको देखिए एक बार और बता देती हूँ, है ना, WB अपान MB होता है ना। तो ये होता है मतलब विलय के मोलों की संख्या मतलब विलायक का भार अपान विलायक, सॉरी विलय का भार अपान विलय का आणविक भार। तो M बराबर हमको क्या मिला, है ना, तो रखिए उसको। तो ये हो जाएगा WB अपान MB, ठीक है, इंटू 1000 अपान B, याद रखेंगे 1000। ठीक है, तो देखिए अब मोलरता को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो 1000 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे जो हम आयतन लेंगे वो क्या होगा, 1000 मिलीलीटर होगा। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर मतलब क्या होता है, 1 लीटर भी होता है ना। आप लोगों को पता होगा 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर। तो आप इसको 1 लीटर भी पढ़ सकते हो या 1000 मिलीलीटर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और एन भी क्या है, मोलों की संख्या है किसका, तो विलय का। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर विलयन में, ठीक है, 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता बोलते हैं। ठीक है, या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता बोलते हैं। ठीक है, देखो ये मोलों की संख्या है ना विलेय की, तो 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये हो गया मोलरता का फार्मूला, याद रखिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगली विधि
पांचवी विधि में हमको पढ़ना है मोललता। देखिए मोललता, और मोललता का संकेत जो होता है वो स्मॉल एम होता है, याद रखेंगे, है ना। अंतर दोनों में याद रखना है, मोललता का कैपिटल है, मोललता का स्मॉल है ना। तो मोललता किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है ना। अंतर क्या होगा वो आप है ना डिफाइन कर लेंगे। देखिए मोललता एम बराबर ये होगा एन बी इंटू 1000, ठीक है, अपान डब्ल्यू। ये देखिए क्या अंतर है दोनों में, है ना। यहाँ पे हम मिलियन का आयतन लेते हैं मोलरता में, लेकिन हम मोलरता में विलायक का भार लेते हैं, है ना। ए मतलब विलायक और डब्ल्यू मतलब वेट या भार, ठीक है। तो हम मोलरता में विलियन का आयतन लेते हैं और मोलरता में हम विलायक का भार लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, विलियन का आयतन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर लेते हैं, लेकिन इसमें हम विलायक का भार, तो भार है तो हम ml तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो भार को हम किलोग्राम या ग्राम से मापते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, विलायक का भार कितना लेंगे, 1 किलोग्राम लेंगे या 1000 ग्राम लेंगे। आपको पता होगा, है ना, कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विलायक का भार कितना लेंगे, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, ठीक है। समझ में आया सबको। तो जहाँ पे 1 किलो लिखोगे मतलब 1000 ग्राम, तो आपको कैलकुलेशन के टाइम में लिखना ही है, ठीक है। और एन भी क्या है, तो वही विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो आगे इसको और क्लेरिफाई करेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो एन बी बराबर ये होता है ना। तो स्मॉल m बराबर हमको क्या मिलेगा, डब्ल्यू बी अपान एम बी, है ना, इंटू 1000 अपान डब्ल्यू ए। तो ये मिल जाएगा हमको मोललता का फार्मूला, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता बोलते हैं, या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता बोलते हैं। तो मोललता और मोललता आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली विधि की ओर। अच्छे से पढ़िए क्योंकि अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक पढ़िए। चलिए तो ई और है ना, उसके बाद आता है एफ, ठीक है, एफ। और यहाँ पे हमको पढ़ना है अगली विधि, ठीक है, नॉर्मलता। और नॉर्मलता का जो संकेत होता है वो कैपिटल एन होता है। क्लियर हो गया, नॉर्मेलिटी या फिर नॉर्मलता, और नॉर्मलता का संकेत कैपिटल एन होता है। क्लियर हो गया। तो नॉर्मलता जो होता है वो क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है। किसी देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। समझ में आ गया सबको, ध्यान पूर्वक देखते जाइए। इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता बोलते हैं। नॉर्मलता का भी फार्मूला वही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे। WB है ना, इंटू 1 लीटर है, हम 1000 का तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, और विलय का बोला गया है तो हम WB लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, और ये हो जाएगा विलयन का आयतन, और E क्या है, तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है या तुल्यांकीय भार है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता बोलते हैं, ठीक है। या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखोगे, है ना। और अभी आपको ई बराबर बताया गया है, ई बराबर क्या होता है ना। तो ई बराबर अणुभार अपान 2, या फिर आप अणुभार अपान संयोजकता भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी अणु दिया रहेगा उसके अणुभार को उसकी संयोजकता से डिवाइड करेंगे तो आपको, है ना, तुल्यांकीय भार या इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। समझ में आया सबको। चलिए उसके बाद अगली विधि पढ़ते हैं, और अगली विधि है EF, है ना जी, ठीक है। और अगली विधि में हमको पढ़ना है मोल प्रभाज के बारे में, ठीक है। देखिए मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन होता क्या है, बिल्कुल सरल विधि है ना। देखिए किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है,
एक अवयव के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण, ठीक है, अणुओं के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन का हम मोल प्रभाज बोलेंगे। मैं पहले फार्मूला बताती हूँ, फिर इसका डेफिनेशन बताती हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए विलयन के दो अवयव है, ठीक है, विलयन के दो अवयव विलय और विलायक है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, विलय का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। तो उस कंडीशन में हमारे पास दो फार्मूला होंगे, ठीक है। देखिए, पहला मान लीजिए हमको क्या करना है, विलय का मोल प्रभाज लेना है। अभी ये ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए, 12th में जाएंगे तो यही चीजें बहुत काम आने वाली है ना, क्योंकि आगे हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लागू होता है, ठीक है। तो विलय का मोल प्रभाज हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, मोल प्रभाज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, है ना। तो विलय का जो मोल प्रभाज होता है ना, मोल प्रभाज को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, और विलय का है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स भी। समझ में आ गया। तो एक्स भी मतलब विलय का मोल प्रभाज। क्लियर है। अब देखिए, ये होता क्या है, तो यहाँ पे एन बी लिखेंगे आप, और नीचे भी क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी। समझ में आ गई। तो विलय का मोल प्रभाज मतलब विलय के मोलों की संख्या, है ना, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, है ना, क्योंकि विलयन दो भाग विलय और विलायक से बना है, ठीक है। तो विलयन के मोलों की संख्या मतलब विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विलयन के कुल मोलों की संख्या। समझ में आ गया, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो, आप सभी जानते हो कि एन बी बराबर क्या होता है। देखो, एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान एन होता है, ठीक है। समझ में आई। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स बी है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स बी है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपान एम बी। मतलब जहां जहां बी है वहां वहां बी लिखिए, जहां जहां ए है वहां वहां ए लिखिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान एम बी। तो ये है विलय के मोलों मतलब विलय का मोल प्रभाज, है ना। तो विलय का मोल प्रभाज किसको बोलेंगे, या ठीक है। तो देखिए, विलय का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि आपको क्या करना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है। तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो विलायक के मोल प्रभाज का संकेत क्या हो जाएगा, है ना, एक्स ए हो जाएगा। और एक्स ए बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ एन ए हो जाएगा और यहाँ एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब ये वाला जो फार्मूला है वो आप लोग विलायक के लिए निकाल ही सकते हो, बताने की तो आवश्यकता है नहीं, है ना। तो मोल प्रभाज क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करके एक बार और बता देती हूँ, है ना। विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक है, उस विलयन का मोल प्रभाज बोलते हैं, ठीक है। अब विलय का बोला जाए तो विलय बोलना, विलायक का बोला जाए तो विलायक, ठीक है। तो समझ में आया सबको मोल प्रभाज होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपके चैप्टर में जो है केवल इतनी ही विधियां दी गई है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए। क्लियर हो गया, है ना। तो इसके अलावा दो विधि और होती है, देखिए इसके अलावा दो विधि और होती है। एक है पीपीएम, है ना, पीपीएम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है एफ, एफ को बोलते हैं फार्मलता, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन और एक है फार्मलता। तो जनरली ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको जो है इतनी सारी विधि बताई गई है, आप इसके फार्मूला को याद रखें, अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे।